नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारा www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, यूआरएल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और वेब होस्टिंग क्या होती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे HTML और XML के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जिसको www डॉट बोला जाता है वो होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब को जो है हम www या W3 या सिर्फ द वेब के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसके अंदर जो पब्लिक वेब पेजेस हैं उनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं www डॉट की और इंटरनेट की, जब ये दोनों टर्म साथ में आ जाती हैं तो इस बात का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि वेब ही इंटरनेट नहीं है, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। वेब क्या है? वेब एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के ऊपर है, ना कि वेब ही हमारा इंटरनेट है। ये था वेब का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हमें पता है कि फादर ऑफ द वेब, जिसको हम कहेंगे टिम बर्नर्स ली, ये जो थे इन्होंने सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब का आर्किटेक्चर है वो बनाया था। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसका फर्स्ट वेब पेज का सर्वर कैसे बनेगा, सबसे पहला वेब ब्राउज़र होगा वो किस तरीके से काम करेगा, ये सारा काम इन्होंने कहाँ किया था, इन्होंने अपनी CERN की फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के ऊपर काम किया था। फिर इन्होंने क्या किया, जो भी इनका रिसर्च था 1991 में उन्होंने ये सारी चीज़ें इसके साथ ऑल्ट ग्रुप बनाई, हाइपर टेक्स्ट बनाए, न्यूज़ ग्रुप और मार्किंग किस तरीके से करनी है किसी भी चीज़ की, वो सारी चीज़ें करके इन्होंने इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने का मतलब क्या था, इन्होंने जो भी अपने रिसर्च की, जो भी अपना सारा काम किया था वो पूरी की पूरी दुनिया को फ्री में दे दिया। फ्री में दे, अगर ये अपना काम फ्री में ना देते तो आज के टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े अमीर, सबसे बड़े करोड़पति इंसान सिर्फ यही होते। और टिम बर्नर्स ली ही हैं वो जिनकी वजह से आज जो भी मैं एजुकेशन बनाता हूँ वो फ्री ही रखता हूँ। क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसको इस तरीके से कीजिए ताकि वो सबकी पहुंच में आ सके और सबका उससे बेनिफिट हो सके। इंसान का मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं होता है। अगर इनका मकसद भी पैसे कमाना होता तो आज के टाइम पर ये दुनिया के सबसे अमीर, इनके आसपास कोई और भी नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट की कंपनी खोलकर दुनिया करोड़ों कमा जाती है और उसका जो भी काम है वो सारा इन्होंने बना रखा है। यानी कि कोई भी कंपनी, अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूं, गूगल की बात करूं, कोई भी कंपनी जो है वो इनकी इन्वेंशन के बिना नहीं चल सकती थी। और जो भी इनका यूज़ करती तो सबको इनको रॉयल्टी देनी पड़ती। तो चाहे कितना भी कुछ कर लें, ये दुनिया के सबसे करोड़ अमीर आदमी होते आने वाले 50 सालों तक। बट इन्होंने क्या है, इन्होंने सोचा कि दुनिया की बेहतरी करनी है हमें, ताकि जो अच्छी चीज़ बनी है वो दुनिया को मिल सके और सारे उसका फ़ायदा उठा सके। इन्होंने इसलिए जो अपनी इन्वेंशन थी वो फ्री कर दी। तो इसीलिए अगर आप किसी भलाई का काम करते हैं तो कभी उसके ऊपर ये नहीं देखा जाता कि इससे मैं अर्निंग कितनी कर सकूं। आप जो होता है वो दुनिया की भलाई करना चाहते हैं तो इसलिए दुनिया की भलाई कीजिए। यही रीज़न है कि जितने भी लेक्चर हैं मैं चाहूँ तो इसको पेड कर सकता हूँ, बट आपका जितने भी सारे लेक्चर हैं वो सारे के सारे फ्री रहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वेब के अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो वेब के अंदर जो है वो अलग अलग तरह के कई कंपोनेंट होते हैं। उसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है HTTP प्रोटोकॉल। इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इस प्रोटोकॉल के ऊपर किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने अगर मेरी वो वाली वीडियो देख ली है तो बहुत बढ़िया, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर जिन्होंने अब तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ कॉर्नर में उसका लिंक है, आप उसके ऊपर जाएं और HTTP प्रोटोकॉल को समझें ताकि ये वाला लेक्चर भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर के ऊपर। तो HTTP प्रोटोकॉल है वो सबसे प्राइमरी प्रोटोकॉल है इसकी, क्योंकि जो भी
डेटा ट्रांसफ़र होगा सर्वर और क्लाइंट के बीच, वो सारा इसी के थ्रू होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, जब हमें कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी होती है तो उसके ऊपर क्लाइंट जो है एक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर डालता है, जिसको यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूआरआई यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, या जिसको पहले बोला जाता था डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर। ये सारे जो हैं वो डालता है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर जो अगला कंपोनेंट इसमें आता है वो क्या है, HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये सबसे कॉमन फॉर्मेट है आज के टाइम पे भी, अभी भी, जिसको हम वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट जो मिलके हैं वो वेब बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेब को जो है कॉमनली इंटरनेट के तौर पर माना जाता है, बट ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं, बट दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीट्यूड यानी कि बहुत तरह के जो अलग अलग नेटवर्क हैं उसको जोड़ सकते हैं। तो इंटरनेट की अगर मैं बात करूंगा तो इंटरनेट क्या है, कनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ नेटवर्क्स का। तो ये तो होता है हमारा इंटरनेट। उसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, हमारा वेब क्या होता है कि वेब जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल होता है, जिसके अंदर हम HTTP का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करता है। उसके अंदर से जो एक टेक्नोलॉजी वो सपोर्ट करता है वो हमारी वेब है। फिर बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के कंपोनेंट कौन से होते हैं। पहले आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि उसके अंदर ये चीज़ें होंगी तो इसके बिना कुछ बनेगा नहीं। तो उसके अंदर हमारा क्या आता है, वेब ब्राउज़र आ जाता है, सर्वर आ जाते हैं, कैशेस आ जाते हैं, इंटरनेट, जिसका पूरा का पूरा इंटरनेट का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर सेमेंटिक की बात की जाए, सेमेंटिक की बात यानी कि कोई भी पेज कैसे जनरेट होगा, वो बनेगा कैसे, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं वो होते हैं हमारे HTTP, HTML, XML और URL। इन सब के बारे में जो है हम आज वाले लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो www डॉट है उसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो www डॉट है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर क्लाइंट जो है, मैं कह सकता हूँ कोई भी वेब ब्राउज़र है, और जो क्या करता है, कोई भी सर्वर के ऊपर कोई भी सर्विसेज को एक्सेस करेगा वो क्या हो जाएगा, एक मेरा सर्वर हो जाएगा। तो क्लाइंट हमारा वेब ब्राउज़र, और कोई भी सर्वर जो किसी डिस्टेंट लोकेशन पर है, जो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है बहुत अलग अलग लोकेशन पर। ऐसा नहीं है कि आपका जो कोई भी सर्वर है वो एक ही लोकेशन पर हो सकता है, वो कभी इंडिया में हो, कभी चाइना में हो, कभी US में हो, कभी कहीं हो। तो इस तरीके से वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन के ऊपर हो सकता है। इसी आर्किटेक्चर को समझने के लिए जो है यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बना रखा है। जैसे हमारा वेब सर्वर है, ये किसी भी साइट A पर हो सकता है या किसी भी साइट B पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लो जैसे ये इंडिया की लोकेशन है और ये क्या है, USA की लोकेशन है। तो इस तरीके से कोई भी सर्वर हो सकता है। अब जैसे मान लो क्लाइंट जो है, पहले वो इंडिया का सर्वर एक्सेस कर रहा था, तो जैसे ही उसने इंडिया का सर्वर एक्सेस किया, वहाँ से उसने उसको रिक्वेस्ट की, वहाँ से वेब पेज भेजा। तो अब मान लो वेब पेज के ऊपर एक लिंक है जो क्या करेगा, USA के साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो रिक्वेस्ट भेज देगा कि USA वाले सर्वर से लिंक होने के लिए, और फिर USA वाला जो सर्वर है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये आर्किटेक्चर काम करता है। फिर इसी के अंदर जो आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी वेबसाइट होती है उसके ऊपर एक या उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, जिसको जनरली हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वेब पेजेस। हर एक वेब पेज के अंदर क्या होता है, एक लिंक होता है जो उसको दूसरे पेज से कनेक्ट करता है, किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करता है, या खुद की वेबसाइट से कनेक्ट करता है। फिर
हमारा क्या होता है, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो पेज क्या हो जाएंगे, वो वेब सर्वर से उठा के मेरे ब्राउज़र के ऊपर दिखा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सिस्टम काम करता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा वेब ब्राउज़र या ब्राउज़र क्या होता है, जिसको हम जनरली भी बोला गया, अभी हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात की थी, तो जिस क्लाइंट को हम रेफर कर रहे थे वो हमारा वेब ब्राउज़र था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ब्राउज़र क्या है। तो ब्राउज़र, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम किसी वेब सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हमारे ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के अंदर क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है कंट्रोलर, इंटरप्रेटर और क्लाइंट प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले जो चीज़ क्या करेगी, किस तरीके से काम करेगा, तो कंट्रोलर का काम क्या है। कंट्रोलर क्या करता है, ये रिसीव करता है। जैसे ही मैं अपने माउस का क्लिक करूंगा तो ये मेरे माउस से ये इनपुट ले लेगा और उसको यूज़ करेगा क्लाइंट के प्रोग्राम में, कि जिससे ये पता चल जाएगा इसको अभी कौन सा डॉक्यूमेंट खोलना है। यानी कि कंट्रोलर सारी चीज़ें चेक करेगा कि मैं कहाँ पर, किस टाइम पर, किस मोमेंट पर क्या क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसी के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट इसके पास आ जाएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, यूज़ करेगा इंटरप्रेटर का इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन। जैसे कहने की बात यह है, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया था तो इसके बाद जो डेटा उठ के आएगा, डेटा उठ के आने के बाद क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर का यूज़ आएगा और इंटरप्रेटर ये डिसाइड करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो मेरे सिस्टम पर कैसे दिखेगा। फिर उसके बाद जब बात आएगी, फिर इंटरप्रेटर जो हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हमारा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जावा में हो सकता है, HTML में हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट में हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का वेब पेजेस जो है मैं वो खोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसा कि हमने अब तक डिस्कस किया है, ये सारी प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने ये वाली प्रोटोकॉल नहीं अब तक देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ये वाली प्रोटोकॉल जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारा कंट्रोलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, फिर उसके बाद जो क्लाइंट प्रोटोकॉल होगी जो मेनली काम करेगी वो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, FTP, HTTP या टेलनेट। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन कर रखी हैं। जैसे कोई भी ब्राउज़र होता है, कोई भी कीबोर्ड से कोई भी चीज़ एंटर करेगा, कंट्रोलर करेगा, कंट्रोलर के बाद इंटरप्रेटर इस तरीके से करेगा, कंट्रोलर यूज़ करेगा जो भी हमारी प्रोटोकॉल होती हैं और उसको जो है मेरे सिस्टम पे इस तरीके से दिखा देगा। फिर बात करते हैं हम हमारी वेब सर्वर के बारे में। तो वेब सर्वर हमारे पास क्या होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर के ऊपर क्या है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर वो किसी नेटवर्क से अटैच है और उसके साथ साथ रिसोर्सेज हैं और वो क्या करवाता है, किसी दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है वेब सर्वर के नाम पे। तो वेब पेजेस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वेब पेजेस जो होते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो सारे क्या है हमारे सर्वर के ऊपर स्टोर होते हैं। तो जैसे ही क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वाला वेब पेज चाहिए, ये वाली चीज़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेब सर्वर से है वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाइंट के पास भेज दिया जाएगा। फिर जो कनेक्शन होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच वो कौन किस बिहाफ पर बनेगा, वो बनेगा हमारा TCP के बिहाफ पर। TCP के बिहाफ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल होती है, उसकी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। फिर उसके साथ साथ ये क्या करता है, जो हमारा जो वेब सर्वर होता है वो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही यूज़र उसको रिक्वेस्ट करेगा। एक टाइम पर हो सकता है उसको 1 लाख यूज़र जो हैं वो एक्सेस कर सकते हों, 1 लाख जो है वो लिंक हो, या 1 लाख से भी ज़्यादा आज के टाइम पे लिंक बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फेसबुक या गूगल के सर्वर की, तो यहाँ पर जो होते हैं बिलियन रिक्वेस्ट जो होती हैं वो एक साथ कनेक्टेड होती हैं। और आज के टाइम पर अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँगा तो सारे के सारे जितने भी हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे हमारे गूगल से तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से जो भी उनके बीच में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करवाएगा वो क्या करवाएगा, वेब सर्वर प्रोवाइड करवाएगा। तो ये सब हमने पढ़ा वेब सर्वर के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में जिसको हम URL के नाम से जानते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, ये जैसे आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो बेसिकली उसका नाम होता है जिसको हम URL
कहते हैं। तो यूआरएल क्या है, जो ये एक स्टैंडर्ड है कि कोई भी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन अगर दी जाएगी तो किस तरीके से स्पेसिफाई करी जाएगी। अब मान लो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं, अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर पेज एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, उसका एक एड्रेस देना होता है। जैसे भी आप कोई भी सामान किसी के घर पहुंचा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस एड्रेस पर है वो। तो इस तरीके से अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिलती है, तभी तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है उससे कनेक्ट कर पाएगा, उसके बिना वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो हम क्या कर, जो भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट के ऊपर होता है हर एक को जो है एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि एक उसका यूनिक आइडेंटिफायर है, उसको हम असाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू जो है वो उसको सर्च कर लेता है कि इंटरनेट के ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये अलग वेब पेज है और वो दूसरा अलग वेब पेज है। तो इसी तरीके से जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो, और पूरी दुनिया के अंदर एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम स्पेसिफिकली उसके लिए लोकेटर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो पार्ट्स हो गए यूआरएल के, वो कौन से हो गए। तो यूआरएल के अंदर जो आती हैं वो 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस तरह की प्रोटोकॉल होगी हम उसी तरह का काम जो है वो कर सकते हैं। तो जनरली इसके अंदर जो मोस्टली भी प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो HTTP होती है, और आज के टाइम पे ये जो है HTTPS ज़्यादा हो गया है। तो आपको ये पता होगा कि पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। HTTPS जो है हम कवर अप कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा पार्ट आता है वो क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, वो कंप्यूटर जिसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। होस्ट कंप्यूटर क्या है, होस्ट कंप्यूटर क्या इतना मैंडेटरी नहीं होता है कि जो भी हो उसका एक पर्टिकुलर पर्सनल ही नाम दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई भी वेब सर्वर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर 250 तरह की जो वेबसाइट हैं वो एक्सेसिबल हो सकती हैं। तो हम जो नाम देते हैं वो बेसिकली देते हैं कि कौन सी वेबसाइट का, वेब पेजेस का नाम दिया जाता है, कंप्यूटर का नाम उसके अंदर अलग से स्पेसिफाई नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर होस्ट कंप्यूटर की बात अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो होस्ट कंप्यूटर क्या है, वो कंप्यूटर है जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट है। फिर उसके बाद बात आती है जो इसके अंदर जो दूसरा चीज़ आती है वो आती है इसका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे हमें पता है कि पोर्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर मेरे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इन और आउट हो सकती है, उसको हम पोर्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से वेब सर्वर के ऊपर अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई काम करना चाह रहा हूँ तो वो भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू ही होता है। जैसे अगर मान लो जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे गेट हो गए, कहीं पर भी आप जाते हो बहुत सारे गेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये दिया जाता है कि ये वाली जो चीज़ है वो इस वाले गेट पर मिलेगी, ये वाली जो चीज़ है वो आपको इस वाले गेट पर मिलेगी। तो सेम काम जो है हमारा कंप्यूटर में होता है, जो कि ये बताता है कि ये वाली अगर मेरे को कनेक्शन करना है तो इस वाली पोर्ट के थ्रू होगा, अगर ये वाला कनेक्शन करना है तो इस वाली पोर्ट के थ्रू होगा। फिर बात आती है अगर पोर्ट नंबर जो है हम किसी वेबसाइट के साथ एक्सेस कर रहे हैं तो वेबसाइट और होस्ट के बीच में हम कैसे पता करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कैसे है, उसके लिए जो है स्पेसिफिकली जो है वो कॉलन यूज़ होगा। फिर उसके बाद आती है पाथ की बात, यानी कि जो पाथ, पाथ क्या बताएगा, उसकी लोकेशन बताएगा। जैसे एक वेबसाइट के अंदर इस पोर्शन के, इस पार्ट के, इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसके पाथ से है जो है हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि आपका होस्ट होता है, होस्ट का एक नेम होता है, तो वो नेम जो है किस नाम से जाना जाता है, उस नेम को जाना जाता है डोमेन के नाम से। तो बेसिकली डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है किसी भी वेब पेज की या वेब सर्वर की, और इसके अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस का क्या काम होता है, सपोज़ अगर मान लो मैं वेबसाइट एक्सेस करने जा रहा हूँ और मैं लिखता हूँ google.com, तो google.com जब मैं लिखता हूँ तो उसका एक्चुअल में ये मतलब नहीं होता कि वो google.com के साथ कनेक्ट हो रहा है। वो क्या होता है, बेसिकली एक IP एड्रेस होता है जो किसी भी कंप्यूटर की एक यूनिक लोकेशन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क के ऊपर जो है हर एक जो कंप्यूटर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, और वो किस बिहाफ पर किया जाता है, वो उसके IP एड्रेस के बिहाफ पर
जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो डोमेन नेम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम में क्या होता है, एक नाम जो होता है वो इंग्लिश में होता है, जब मैं उसको इंग्लिश में डालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनली इसको कन्वर्ट कर देगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में। क्यों ये कन्वर्जन होता है, क्योंकि जो हम हैं इंग्लिश में नाम याद रखने जो हमारे आसान होते हैं, नंबर याद रखने में हमें मुश्किल हो जाती है, और नंबर क्या होते हैं ये बदल भी जाते हैं। तो इस वजह से जो है हम जो नाम यूज़ किए जाते हैं उसको डोमेन नेम कहते हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा भी देता हूँ। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ जैसे google.com पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वेबसाइट का नाम google.com पर जैसे ही उसको एंटर करूँगा मैं, देखिए तो इस वाली वेबसाइट के ऊपर जो है कनेक्शन बन रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर google.com डाल के google.com लिखता हूँ तो वो इंटरनली इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे एक और जो है आपको एग्जांपल दिखा देते, ये आईपी एड्रेस जो है आप याद कर लीजिए 216.58.200.174। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पर जो है अगर मैंने लिखा google.com, तो ये क्या करेगा, मेरा डायरेक्ट जो है गूगल का इसने वेब पेज खोल दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर यही चीज़ें करता हूँ कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे 216.58.200.174, तो देखिए जैसे मैंने ये इसको डाला, इसने क्या कर दिया है, गूगल का पेज ही जो है हमारे पास यहाँ पर ओपन कर दिया है। फिर उसके बाद अगर मान लो जैसे और कोई भी चाहो तो आप किसी और भी वेबसाइट के साथ ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे कि मैं समझाना चाह रहा था, तो डोमेन नेम क्या है, बेसिकली इस तरीके से काम करता है। डोमेन नेम क्या होता है, एक आईपी एड्रेस को असाइन किया हुआ कोई भी नाम, उसको डोमेन नेम कहते हैं, और इसको जो है यूआरएल में यूज़ किया जाता है। यूआरएल में जैसे अभी हमने होस्ट नेम की बात की थी, तो कोई भी कंप्यूटर है उसका नाम इस तरीके से रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेब एड्रेस होता है कोई भी वेबसाइट का, जो हम यूआरएल के जो हम ब्राउज़र के ऊपर टाइप करते हैं, वो हमें क्या करना होता है, वो हमें टाइप करना होता है अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो जैसे ही मैं उस ब्राउज़र का एड्रेस अपने कंप्यूटर के ऊपर डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सचेंज हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सपोज़ कि अगर हमें कोई भी चीज़ डालनी है, कोई भी इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी नाम डालना है, जैसे मैंने गूगल डाला था, तो गूगल क्या था, हमारे जो डोमेन का था वो नाम था। फिर उसके बाद जो एक चीज़ और इसमें आ जाती है वो क्या होती है, डोमेन नेम का जो साइज़ है वो बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, वो हो सकता है 63 कैरेक्टर्स का। और उसके अंदर जो है एक्सक्लूडिंग, जैसे अभी हमने क्या लगाया था, .com, .net, .org, .edu एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये छोड़कर जो मैक्सिमम कैरेक्टर साइज हो सकता है वो हो सकता है 63 का। और मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मिनिमम लेंथ उसकी हो सकती है एक सिंगल कैरेक्टर की, जैसे ABCD इस तरीके का कोई भी वेब एड्रेस जो है वो यूज़ हो जाता है। जैसे फेसबुक का अगर मैं एड्रेस की बात करूं और आपको यहाँ पर करके दिखा दूं, जैसे CMD है और पिंग के अंदर मैं करता हूं, जैसे मैंने किया FB.com, तो यहाँ देखिए ये जो है सिर्फ 2 कैरेक्टर का जो है इसका नाम होता है। और इसको ही अगर मैं कह देता हूँ पिंग facebook.com, तो दोनों के अंदर देखिए, दोनों के अंदर जो है वो सेम चीज़ आ जाएगी। यानी कि FB.com और Facebook.com ये दोनों जो है इन्होंने वेब एड्रेस ले रखे हैं, और जिसके भी हाफ पर जो है सारा का सारा कनेक्शन बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी एक डोमेन में क्या होती हैं, डोमेन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो है हम उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ही कोई भी यूआरएल जो है मैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर डाल देता हूँ तो वो मुझे किस तरीके से दिखता है उसके अंदर। जैसे ना एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने जो है ये डाला हुआ है कि www.google.com, तो जैसे इसके अंदर जो हमारा वेब यूआरएल है, ये यूआरएल है HTTPS क्या होगी, हमारी प्रोटोकॉल होगी, www क्या होगा, हमारा सब डोमेन हो गया, और google.com क्या है, हमारा डोमेन, और डोमेन का सफिक्स यानी कि डोमेन के जो पीछे लगेगा ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या होगी, हमारी सफिक्स। तो डोमेन जो है वो इस तरीके से काम करता है। फिर
उसको यहाँ पर जो है एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस इमेज को देखिए। जैसे ही आप देखेंगे आप इसको बार बार ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि इसमें क्या होता है। सेम वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसके हम बारे में बात करेंगे वो क्या है, वेब होस्टिंग। अब तक हमने पढ़ा कि वेब वेब होती है, वेब के ऊपर वेब सर्वर होते हैं, वेब सर्वर के ऊपर वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर वेब पेजेस होते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो है हमने कर लिए। अब हम बात करेंगे कि वेब होस्टिंग के बारे में। अगर मान लो जैसे कोई भी वेबसाइट है, मुझे ये सारे इंटरनेट के ऊपर डालनी है तो किस तरीके से डालनी है। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, वेब होस्टिंग की जाती है। तो वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, वेब होस्टिंग क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं जिसके थ्रू कोई भी वेब होस्ट किसी भी वेबसाइट को जो है वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली जो है अवेलेबल करा देता है दूसरे यूज़र्स के लिए। इसके अंदर क्या होता है, ये हमें क्या करवाता है, सर्वर, जो भी कंप्यूटर के ऊपर सर्वर लगा हुआ है, सर्वर का बारे में आपको अभी पता होगा कि बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। सर्वर के ऊपर हार्ड डिस्क होती है, तो उसका जो स्पेस है, अगर आपको अपनी कोई भी वेबसाइट एक्सेस करानी है, कोई भी वेबसाइट पब्लिक करनी है, तो उसके लिए आपको जो है वो पैसे देने होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या कर देती है, वेब होस्टिंग जो है हमें सर्वर के ऊपर जो है वो स्पेस दे देती है, जिसके भी ऑफर कोई भी जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है मैं अपना वो पोस्ट कर सकता हूं। जब तक मेरे पास कोई भी मैं वेबसाइट बना लूं, जब तक मेरे पास वेब होस्टिंग नहीं होगी मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और जब तक हमारे पास कोई भी वेब होस्टिंग नहीं होती है, बेशक से मैं चाहे कैसी भी वेबसाइट बना लूँ, उसको मैं जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा। पब्लिकली अगर मुझे अवेलेबल कराना है तो उसके लिए मुझे वेब होस्टिंग की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। फिर उसके अंदर जो और तरीके से बात करते हैं हम कि वेब होस्टिंग में क्या होता है। वेब होस्टिंग में क्या होता है, जैसे जो भी मेरी वेबसाइट होती है उसके जो भी पेजेस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हाई पावर्ड कंप्यूटर जिसको सर्वर के ऊपर, सर्वर के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर स्टोर हो जाती है। फिर कोई भी इंटरनेट का यूज़र जैसे आप हो या मैं हूँ, उस वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट का जो भी वेब एड्रेस है वो टाइप करना पड़ेगा ब्राउज़र के ऊपर, और वो ब्राउज़र क्या करेगा, उस सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और वो वेब पेजेस जो है हमें डिलीवर करके हमारे ब्राउज़र के ऊपर दिखा देगा। तो कोई भी वेबसाइट है वो बेसिकली इस तरीके से काम करती है। तो ये सारा था वेब होस्टिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी HTML के बारे में। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसा कि हमें पता है कि HTML का जो बेसिक एक्रोनियम है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आज का टाइम पे होता है वेब पेज या वेब एप्लीकेशन अगर मुझे कोई भी बनानी हो तो HTML का यूज़ होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो जैसा कि वर्ड सामने आ रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट है वो किसी लिंक के अंदर जो है एम्बेडेड किया जाता है ताकि वो अंदर से कुछ और बाहर से आपको कुछ और दिखे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसा डोमेन नेम है, क्या आप लिखते हो google.com, बट वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एक वेबसाइट के एड्रेस में। या कहीं पर आप वेब पेजेस के ऊपर चले जाओगे, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ही मान लो मैंने गूगल खोला है, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च कर दिया एप्पल, ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एप्पल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ एप्पल ऑफिशियल स्टोर, मेरे सामने जो है वो लिखा हुआ ये आ रहा है। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मुझे कहाँ लेके चला गया, ये मुझे इस एड्रेस के ऊपर लेके चला गया, ये वाला है। तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है और मेरे अंदर जो एक्चुअल में उसके अंदर जो डेटा है वो इस तरीके का आ जाता है। तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट जो छुपा होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, जब भी हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वो क्या करता है, हमें एक दूसरे वेब पेज के ऊपर ले चला जाता है। और वेबसाइट के ऊपर भी जो है इसी तरह के कई तरीके के लिंक बने होते हैं जिसका काम क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करना। वो डॉक्यूमेंट किस नाम से जाने जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट जाने जाते हैं वेब पेजेस के नाम से।
फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की लेआउट या फॉर्मेटिंग किस तरीके से होगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट आता है उसको मोर इंटरेक्टिव यानी कि अच्छा दिखे और डायनामिक और अलग अलग तरीके का दिखे, वो सारी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। फिर इसी के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारा टेक्स्ट हो गया उसको इमेजेस, टेबल और लिंक की फॉर्मेट में जो है कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम खुद तैयार कर सकते हैं कि उसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस पॉइंट के ऊपर अपीयर होगा, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं। अगर किसी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो उसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। फिर बात करते हैं हम वेब पेजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको अभी बताया था कि वेब पेज क्या होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आज के टाइम पे जो है HTML में लिखा होता है और जिसको मेरा वेब ब्राउज़र जो है वो ट्रांसलेट कर पाए। तो HTML की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो उस टाइम की बात हो रही है जो जब वेब बना था, तब उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी, जो HTML थी, जो फादर ऑफ HTML कह लूँ या फादर ऑफ वेब कह लूँ, टिम बार्नर्स-ली उन्होंने बनाया था। तो उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो HTML में होते थे। बट जैसे ही इस चीज़ को जो है नियरली आज 30 साल हो गए हैं और 30 साल के बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम जो है अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ करके वेब पेजेस बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारा डॉट नेट आ जाता है, पाइथन आ जाता है, गूगल जो बनी हुई वो पाइथन के अंदर बनी हुई है, आपकी फेसबुक जो है वो PHP के अंदर बनी हुई है। तो अलग अलग तरह की आज के टाइम पे वेब लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी वेब पेज है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है उसका URL। और फिर जो वेब पेजेस होते हैं हमारे दो तरह के हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है एक पेज जो होगा वो ऐसा का ऐसा रहेगा, और डायनामिक क्या मतलब क्या है, उस पेज के अंदर जो है वो रियल टाइम के अंदर कोई भी चेंज किए जा सकते हैं। जैसे आप फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हो तो वो क्या होता है, साथ साथ में उसी कमेंट को तभी के तभी अपडेट कर देता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, वो पेज डायनामिक हो गया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो पेज का कंटेंट है वो यूं का यूं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जो डायनेमिक वेब पेज बनाए जाते हैं वो DHTML के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक HTML। वो HTML में नहीं बनते हैं। फिर HTML के अंदर और भी बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे के थ्रू हम जो है अट्रैक्टिव वेब पेज बना सकते हैं, जो अलग अलग स्टाइल होते हैं, उसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें दिख सकती हैं। और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी जो चीज़ें चेंज की जाती हैं वो किस भी ऑफर चेंज की जाती हैं, वो चेंज की जाती है HTML टैग के ऊपर। तो अलग अलग टैग होता है, उसका अलग अलग कंटेंट होता है, अलग अलग चीज़ें हम उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दिखा रखा है जिसके अंदर HTML का कोड अगर आप देखोगे तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ जो भी उसका कंटेंट है वो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ होगा, जैसे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल वेब पेज टाइटल बॉडी राइट योर फर्स्ट हेडिंग राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, इस तरीके से होगा। और जैसे मैं उसको ब्राउज़र के ऊपर खोलूँगा वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से जो है हम कोड लिख सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ब्राउज़र के ऊपर चीज़ें कैसे दिखेंगी वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं XML के बारे में। XML यानी कि हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जब HTML थी तो XML क्यों? तो XML क्या होती है, हमारी एक दूसरे तरह की मार्कअप लैंग्वेज होती है। हमने क्या था, हमने कोई भी वेब पेज बनाया था कि अभी HTML के थ्रू वेब पेज बनाया था कि वेब पेज पे ये कंटेंट यहाँ आएगा, ये कंटेंट यहाँ आएगा, ये इस तरीके से दिखेगा। वो सारा दिखने का और पेज के ऊपर क्या होगा वो सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली। बट उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था, अगर मान लो आपका जो वेब पेज है वो कोई इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर अपना कुछ अलग तरह का डाटा है, तो वो किस में स्टोर हो, तो उसके लिए जो है हमने XML का डिज़ाइन किया गया था। XML जो था, जैसे HTML के थ्रू वेब पेज बने थे तो उसी टाइम पर जो है XML भी आई थी। और इसके हेल्प से क्या हुआ था, कोई भी जो डेटा है वेबसाइट के ऊपर जो
यूज़ करना है हमें, उसको यूज़ करना और डिस्क्राइब करना जो था वो बहुत इजी हो गया था। फिर इसी के तरीके से अगर जैसे ही इसका काम चलता रहा, फिर W3C ने क्या है इसको रिकमेंड किया गया फरवरी 10 1998 को जो है अपने रिकमेंडेशन में ले लिया था कि HTML के साथ साथ अब XML भी जो है उनका पार्ट बन गई है। और XML में क्या था, ये रिप्लेसमेंट नहीं थी HTML की। इसके अंदर क्या था, इसको इस तरीके से बनाया हुआ था कि ये खुद का जो है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो जाए, यानी कि खुद देख के ये पता चल जाए कि कौन सा मतलब कहाँ पर है। इसका जो काम था वो सिर्फ डेटा कैरी करना था, ये नहीं था कि वो डेटा डिस्प्ले कैसे होगा, यानी कि जो भी वैल्यूज़ है वो इसके अंदर आनी थी। वो वैल्यू कहाँ दिखेंगी, किस तरीके से दिखेंगी, वैसा कोई कुछ नहीं होता है। फिर HTML के अंदर जैसे टैग थे पहले बने बनाए थे, XML के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। XML में जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं उसके तरफ से अपना टैग जो था वो खुद डिफाइन कर सकता था। सबसे बड़ा फीचर जिसके लिए स्पेसिफिकली XML को यूज़ किया गया वो क्या था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। यानी कि ये कोई मतलब नहीं था कि मैं HTML यूज़ कर रहा हूँ या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ या कोई और तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, सब के ऊपर जो है XML में डेटा जो है वो आसानी से कैरी हो सकता था और सारे जो सब मतलब थे वो क्लियर हो जाते थे। फिर वाई XML क्यों यूज़ की गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ा रीज़न XML को यूज़ करने का था इसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी। यानी कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, HTML यूज़ कर रहा हूँ या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, .NET यूज़ कर रहा हूँ, PHP यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके भी आप पर भी जो था कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था, अगर मान लो कोई भी मैं प्रोग्राम है, मैं माइक्रोसॉफ्ट SQL का डेटा जो था वो सारा का सारा डेटा लिया तो मैं उसको डायरेक्ट XML के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकता था, शेयर कर सकता था, और जिसके थ्रू जो XML है वो उसके दूसरे प्रोग्राम पर भी वो डेटा जो है अवेलेबल करा देती थी। तो आई होप आपका कंसेप्ट जो भी मैं समझाना चाह रहा था वो सारा क्लियर हो गया। जो भी टॉपिक हमने बताए थे वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपके टॉपिक जितने भी हैं वो सारे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी नॉलेज है वो स्प्रेड हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन सब के बावजूद अगर टॉपिक के ऊपर कोई कमी रह गई है तो वो चीज़ जो है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं और इसी चीज़ को जो है और एक बेटर तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।